नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सितंबर मंथ के सेकंड वीक के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली 6 सितंबर से 12 सितंबर के मध्य के करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने पिछले हफ्ते आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर के बारे में चर्चा की थी। तो पिछली बार भी हमने 50 क्वेश्चन देखे थे और इस बार भी हम लोग 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने वाले हैं, जो कि पूरे हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जानी है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बेसिकली अभी फ़िलहाल में तो मैं वीकली करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूँ। जो डेली करंट अफेयर्स रहती है वो मैंने बंद कर रखी है, लेकिन जो भी करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होती है, इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो का अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सौर संचालित विमान से 1520 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि राफेल डोमजन। राफेल डोमजन पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने सोलर के द्वारा चलने वाली विमान से छलांग लगाई। तो ये आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, ये हैं राफेल डोमजन। 1520 यानी कि 1520 मीटर की ऊंचाई से इन्होंने इस विमान से छलांग लगाई थी पैराशूट की मदद से। पश्चिमी स्विट्ज़रलैंड से जो है इन्होंने ये छलांग लगाई है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। स्विस नागरिक हैं राफेल डोमजन और इन्होंने सौर संचालित विमान से 1520 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाई। ठीक है, और ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं ये कारनामा करने वाले, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग का प्रकाशन बंद करने का फैसला किया है। मैं आपको अक्सर बताता हूँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जब भी जारी होती है ये रैंकिंग, तो मैं आपको उस वक्त बताता हूँ। इस रैंकिंग को बेसिकली विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और अभी रिसेंटली विश्व बैंक ने ये घोषणा की है कि वो इस रैंकिंग का जो प्रकाशन है वो बंद कर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व बैंक को 2017 से 2020 के मध्य ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो आंकड़े हैं उसमें बहुत सी गलतियां मिली हैं। यानी कि आप अभी तक जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देखते हैं ना, सीधे सीधे मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है कि कौन सा देश व्यापार के लिए कितना सुगम है। ठीक है, वहाँ पर जो काम धंधा करना है वो कितना आसान है। तो इस रैंकिंग के हिसाब से जो टॉप पर होते हैं इसका मतलब है कि वहाँ पर व्यापार करना बहुत आसान है, कोई नया काम शुरू करना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पर सरकार ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ती है सरकार। ठीक है, और यही जो है हमको यहाँ से बताता है। लेकिन अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बंद करने का मतलब क्या होता है कि पिछली बार जब 2019 वाली जो रैंकिंग जारी हुई थी उसमें भारत को 63वां स्थान मिला था, जबकि 2014 में भारत 142वें स्थान पे था। तो आप देख रहे होंगे कि देखते ही देखते 5 साल में भारत 142वें से सीधे 63वें स्थान पे आ गया। तो यहाँ पर विश्व बैंक ने ये चीज़ मानी है कि ये जो रैंकिंग होती है इसमें कई खामियां हैं, तो इस वजह से जो है अब इसको बंद कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मैंने आपको वैसे भी बता दिया है, यहाँ पर कई पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं, जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है वो कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। और 2019 में इसमें भारत को 142वां स्थान मिला था। 142वां स्थान जो है 2014 में मिला था और 2019 में जो है भारत को 63वां स्थान मिला था। ठीक है, विश्व बैंक की अगर बात करते हैं तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में विश्व बैंक के उनका नाम है डेविड मालपास। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सादिकपुर सिनौली में स्थित पुरातात्विक स्थल और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया है। हमको बताना है कि जो सिनौली, जहाँ की हम सादिकपुर सिनौली की हम बात कर रहे हैं, ये कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली में स्थित पुरातात्विक स्थल और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, मैंने आपको ये करंट अफेयर्स में मैं क्वेश्चन आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। 2018 में यहाँ पर खुदाई स्टार्ट हुई थी और खुदाई में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जो कि हमारे इतिहास के बारे में हमको काफ़ी चीज़ें बताती हैं। यहाँ पर कई हथियार
हथियार मिले और कई जो है जेवरात भी मिले। बेसिकली ये जो एरिया कहा जा रहा है, जो ये पूरा स्थल है, वो किसी योद्धा वर्ग से जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी, या तो यहाँ पर किसी योद्धाओं के परिवार को दफन किया गया है। तो मतलब ये बहुत समृद्ध लोगों का ये पूरा स्थल रहा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। जो यहाँ से सामान मिले हैं, यहाँ से शाही ताबूत मिला है, रथ मिला है, महिला का कंकाल मिला है, धनुष और तांबे की तलवारें मिली हुई हैं। तो मतलब कई चीज़ें यहाँ से मिली हुई हैं और इसे 2000 ईसा पूर्व के योद्धा वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि ये इससे भी कई 100 साल, कई हज़ार साल पुराना ये स्थल है और अभी इसमें फ़िलहाल में शोध लगातार चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल में आपको याद रखना है कि ये जो स्थान है, इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दिया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यरूशलेम में दूतावास खोलने वाला पहला बहुसंख्यक मुस्लिम देश बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि कोसोवो। कोसोवो पहला मुस्लिम बहुसंख्यक देश बन गया है जिसने यरूशलेम में अपना दूतावास खोला हो। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोसोवो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है प्रिस्टीना और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। अगर मैं कोसोवो आपको मैप में दिखाऊं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये अपना इंडिया है, बगल में पड़ता है पाकिस्तान, और यहाँ पर इस एरिया में साइबेरिया के पास में देखिएगा, मैं इस एरिया को जूम करूँगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो है कुछ इस तरीके से कोसोवो यहाँ पर है, ठीक है, साइबेरिया के बगल में। तो इसने जो है अपना जो दूतावास है वो खोला है कहाँ पर? यरूशलेम में, ठीक है। यहाँ पर ये कोसोवो हो गया ये वाला, और यहाँ पर जो है ये यरूशलेम है। तो आप देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे दूतावास खोला है। तो ये जो हम देश है ये मुस्लिम बहुसंख्यक देश है और इसने अपना दूतावास खोलने का यहाँ पर फैसला किया है, ठीक है, यरूशलेम में। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि हाल ही में दक्षिण भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किस राज्य में किया गया? अभी रिसेंटली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का जो शुभारंभ है वो किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित अयोध्या हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखने का फैसला किया है। हमको बताना है कि ये जो हवाई अड्डा है ये किस वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि 2021 तक। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित अयोध्या हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखने का फैसला किया है। ये हवाई अड्डा 2021 तक बन के तैयार हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इस हवाई अड्डे को ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी दिया जाएगा। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि इस हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें भी उड़ान भरेंगी। चलिए, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि सितंबर 2020 में HCL टेक्नोलॉजीज़ ने भारत के किस पड़ोसी देश में अपना एक नया वैश्विक विकास केंद्र खोला है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि श्रीलंका में। अभी रिसेंटली HCL टेक्नोलॉजीज़ ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक नया वैश्विक विकास केंद्र खोला है अपना। कहा जा रहा है कि इसमें प्रथम फेज़ में 1500 लोगों को और उसके बाद अगले 5 वर्षों में 3000 से अधिक लोगों को रोज़गार देने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है HCL टेक्नोलॉजीज़ ने, ठीक है। तो HCL टेक्नोलॉजीज़ ने कौन से पड़ोसी देश में अपना नया वैश्विक विकास केंद्र खोला है? तो श्रीलंका में, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की कि वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? अभी रिसेंटली वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर VI करने का फैसला किया है, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर सही है। वर्ष 2018 में वोडाफोन आइडिया का विलय हो गया था, लेकिन तब से ये कंपनी वोडाफोन और आइडिया अलग अलग नाम से कारोबार चला रही थी। अब ये इसका ये नया लोगो है और कंपनी का नाम हो गया BI, ठीक है। तो माई BI ऐप भी जो है इनकी तरफ से लॉन्च हो चुका है। तो आने वाले टाइम में कह सकते हो आप कि जो वोडाफोन वगैरह के जो ऐप हैं, हालांकि वो तो अभी चल रहे हैं और आगे भी कहा जा रहा है कि वो चलेंगे, लेकिन वो बंद हो जाएंगे बाद में। फिर आपको BI ऐप से ही जो है पूरा अगर आपके पास आइडिया या फिर वोडाफोन का सिम है वो चलाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैनलिस्ट के रूप में अभी रिसेंटली प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, प्रीति सूदन जी हैं ये दुनिया भर के 11 पैनलिस्टों में से एक होंगी। इन सदस्यों का जो चुनाव है वो न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और पूर्व
लाइबेरिया के राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ ने किया है। याद रखिएगा, मैं लाइबेरिया बोल रहा हूँ, साइबेरिया अलग है, लाइबेरिया अलग है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो बेसिकली अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया है कि एक पैनल का गठन किया है जो कि कोविड-19 महामारी से संबंधित तैयारी और उसकी प्रतिक्रिया के ऊपर जो है विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। तो मतलब कहाँ से ये वायरस फैला, किस तरीके की तैयारी वर्तमान में है, आने वाले टाइम में क्या इसके असर देखने को मिलेंगे, ये सभी चीज़ों के ऊपर ये रिपोर्ट बनाएगी ये पैनल। और इस पैनल में भारत से प्रीति सूदन भी शामिल हैं, ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं ये भारत की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना शुरू की गई है। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना मेघालय में शुरू की गई है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने मेघालय सुअर पालन मिशन के अंतर्गत सहकारिताओं की मदद से सुअर पालन क्षेत्र को विकसित करने के लिए मेघालय सरकार की 209 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत 300 दूरस्थ सुअर प्रजनन फार्म, सुअर पालक आदि की मदद की जाएगी। तो बेसिकली मेघालय में कई ऐसे लोग हैं जो कि सुअर पाल के अपना जीवन जो है चलाते हैं, उनकी रोजी रोटी का साधन ही है सुअर पालन। तो मेघालय सरकार ने एक विस्तृत परियोजना बनाई थी 209 करोड़ रुपए की, तो उसको जो है अभी रिसेंटली मंजूरी दे दी गई है। तो ये भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना है, जिसके अंतर्गत किसानों को ऋण दिया जाएगा, सुअर प्रजनन फार्म खोले जाएंगे और उन फार्मों को विकसित किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की, कि सितंबर 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पहली वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है। सो अभी रिसेंटली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विल्मिंगटन को पहली वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। विल्मिंगटन जो है ये उत्तरी कैरोलिना में पड़ता है और ये बेसिकली इसकी जो घोषणा की थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, वो की थी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे 2 सितंबर 2020 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विल्मिंगटन एक शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी और इसको उस वक्त आपातकालीन सिचुएशन में काम दिया गया था जहाज बनाने का। तो इसने वो आपातकालीन अवधि के अंतर्गत जो है 5 सालों में 243 जहाज़ों का निर्माण जो है यहाँ पर किया गया था और अब इसको हेरिटेज सिटी घोषित किया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। विल्मिंगटन जो है इसका नाम होगा। ये पहली मतलब विल्मिंगटन जो स्थान है इसको जो है पहली जो है मतलब जो है वर्ल्ड वॉर 2 की हेरिटेज सिटी घोषित किया गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि सितंबर 2020 में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त करने का फैसला किया है। आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त करने का फैसला किया है अभी रिसेंटली। तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। अभी रिसेंटली आरबीआई ने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक का जो बैंकिंग दर्जा था उसको समाप्त करने का फैसला किया है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक ने अपने आप को जो है दिवालिया घोषित कर दिया था और उसके बाद जो है इसका जो बैंकिंग दर्जा है वो समाप्त हो चुका है अब, ठीक है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक की जो स्थापना है वो 2016 में हुई थी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की, कि सितंबर 2019 में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्पैरो लॉन्च किया है। हमको यहाँ पर पी का मतलब बताना है स्पैरो में, तो इसका जो सही उत्तर है वो है परफॉर्मेंस। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है। स्पैरो नाम का ये पोर्टल है। स्पैरो का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो यहाँ पर आप पूरा जो है इसका जो फुल फॉर्म है ये पूरा याद रखिएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है इसको लॉन्च किया है। इसके द्वारा जो सरकारी अधिकारी हैं उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन जो है किया जाएगा। तो बेसिकली इसमें रियल टाइम में जो भी मतलब जो अधिकारी होते हैं वो उनकी जैसी परफॉर्मेंस होती है, जैसा वो काम कर रहे हैं, वो जो है इसमें दर्ज होते हैं इस पोर्टल में।
तो इससे क्या होता है कि मतलब सिफारिश लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ट्रांसफ़र और प्रमोशन में, समझ रहे हो ना। वरना इस पोर्टल को खोलिए और इसमें सभी अधिकारियों के बारे में पूरा लिखा होगा। अगर उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार या फिर कोई ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए उनको, अगर वो भी उन्होंने किया है तो वो पूरा जो है उन पोर्टल में दर्ज होगा कि इनके काम इस तरीके का इनका रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। सो अभी रिसेंटली अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, यही हैं अनिल जैन जी। ये प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे अध्यक्ष के रूप में। ओके, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, कि सितंबर 2020 में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अभी रिसेंटली अपना नया अध्यक्ष किसे बनाया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि केनेची आयुकावा को। अभी रिसेंटली केनेची आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, यही है केनेची आयुकावा। ये सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, जिसको हम सियाम भी बोलते हैं, इसके जो है ये नए अध्यक्ष बने हैं। केनेची आयुकावा वर्ष 2013 में मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। ठीक है, 2013 से, तो आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की, सितंबर 2020 में किस राज्य में वीर सावरकर के नाम पर बने 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि कर्नाटक में। अभी रिसेंटली कर्नाटक के बेंगलुरु में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर वीर सावरकर के नाम पर बना 400 मीटर लंबा फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के BS येदियुरप्पा, तो इन्हीं के द्वारा जो है इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया था। इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य वर्ष 2017 में आरंभ हुआ था और इसे बनाने में 34 करोड़ रुपए की लागत आई है। हालांकि यहाँ पर कई संगठन ऐसे थे जो कि नहीं चाहते थे कि वीर सावरकर के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखा जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि भारतीय इतिहास में कुछ बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिनके ऊपर खास करके बहस रहती, तो उसमें से एक वीर सावरकर भी हैं। कि कई आर्टिकल ऐसे छपे जिसमें कहा गया कि वीर सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। तो मतलब लोग का ये मानना है कि वो जो है मतलब कहीं ना कहीं बाद में अंग्रेज़ों के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई थी, तो इसलिए कई लोग विरोध भी कर रहे थे। लेकिन फाइनली यहाँ पर सरकार ने वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर का उद्घाटन कर ही दिया है। सो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिए कौन है, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, कि सितंबर 2019 में जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। अभी रिसेंटली सरकार ने स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 या फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आप बोल सकते हो, उसको जारी किया है और इसमें आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पे है। 2017-2018 में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पे था। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हो। पिछले साल तेलंगाना जो है वो दूसरे स्थान पे था, इस बार तेलंगाना तीसरे स्थान पे आ चुका है। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे ईज़ ऑफ डूइंग, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी हुई है। ठीक है, या फिर आप इसको स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बोलो। ये इसमें जो है आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे और तेलंगाना तीसरे स्थान पे। इस रैंकिंग में मध्य प्रदेश को चौथा, झारखंड को 5वां, छत्तीसगढ़ को 6ठा और हिमाचल प्रदेश को 7वां स्थान मिला है। साथ ही साथ राजस्थान को 8वां स्थान इस रैंकिंग में दिया गया है। ये जो रैंकिंग है ये आपको क्या बताती है, तो ये घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, कारोबारी माहौल में सुधार लाने और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए जारी की जाती है। तो जिस भी राज्य की रैंकिंग सबसे कम होगी, कम मतलब जो टॉप पे होंगे, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, उन राज्यों में बिजनेस करना, कारोबार करना काफ़ी आसान होगा, वहाँ पर माहौल काफ़ी अच्छा होगा। और जिनकी रैंकिंग नीचे नीचे जाती जाएगी वहाँ पर मतलब व्यापार करना या फिर बिज़नेस करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की, कि सितंबर 2019 में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने वर्ष 2020-2022 के लिए किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि विंकेश गुलाटी को। अभी रिसेंटली फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने वर्ष 2020-2022 के लिए विंकेश गुलाटी को अपना 35वां अध्यक्ष बनाया है। वर्तमान में आशीष हर्षराज काले जो हैं वो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो अब विंकेश गुलाटी बन चुके हैं, ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की, कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल मनाया जाता है 8 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। इस दिवस का उद्देश्य समाज में साक्षरता के महत्व को प्रसारित करना है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, यानी कि हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो हिंदी में इसका मतलब है साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट और उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सितंबर 2020 में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नामक जो रिपोर्ट है वो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा जारी की गई है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है, या फिर आप इसको इंडेक्स बोलो, सूचकांक बोलो, तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मतलब बेसिकली इसमें क्या क्या किया जाता है। मैं सबसे लास्ट पॉइंट आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये रिपोर्ट हमको ये बताती है कि कौन से राज्य में बाल पोषण, बच्चों के जो स्वास्थ्य की जो देखभाल है, वो शिक्षा किस तरीके से चल रही है। तो जिस भी राज्य को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंकिंग मतलब जो टॉप पे होंगे मिली होगी, उन राज्यों में बच्चों का सबसे अच्छा ख्याल रखा जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर से देख पाएंगे। तो अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम शामिल है। ये 5 जो है टॉप राज्य हैं जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है इस सूचकांक में। जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की अगर बात देखा जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य शामिल हैं। रिपोर्ट को सामाजिक कार्य करने वाला एक संगठन है मोबाइल क्रेच, इसके द्वारा तैयार किया गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें की, कि सितंबर 2020 में केशवानंद भारती का निधन हो गया। वे किस मठ के प्रमुख थे। केशवानंद भारती ये प्रमुख थे इडनीर मठ के, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। वे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना के को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता के याचिकाकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। तो केरल में है ये इडनीर मठ और इसी के प्रमुख थे केशवानंद भारती। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, संविधान की जो मूल संरचना है उसको चेंज नहीं कर सकती संसद। तो ये जो फैसला है वो केशवानंद भारती के कारण ही दिया गया था। आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं गूगल पर सर्च करके, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनकी पूरी स्टोरी रही है और क्यों इन्होंने ये जो याचिका है ये दायर की थी और उसके बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22वां है कि इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 9 सितंबर को। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया जाता है। इस बार ये जो दिवस है ये पहली बार मनाया गया था, इसी बार से जो है इसकी शुरुआत हुई है और इसका मेन उद्देश्य यह है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी हमले के कारण शिक्षा पर जो है ना हमला किया जाए। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं, किसी भी हमले, कोई भी अटैक जो है वो एजुकेशन के ऊपर ना हो, इस दिवस का यही उद्देश्य है। 9 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है और पहली बार इसकी शुरुआत 2020 में ही की गई है।
क्वेश्चन नंबर 23वां है कि सितंबर 2020 में किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पे सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड ये अभी रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 115वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। तो उसी के अवसर पे इसने ये डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। इसे अधिक आय और औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक के तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। सीधी भाषा में बोलो तो जो अमीर ग्राहक हैं बैंक के, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। जो लोग 10 लाख रुपए तक का मेंटेन कर सकते हैं अपना जो बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें जब आप ई कॉमर्स या फिर कोई भी ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो 5 लाख रुपए तक जो है आप कर सकते हो, जबकि एटीएम से आप 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और सीईओ हैं अतनु कुमार दास। टैगलाइन है रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कि सितंबर 2020 में किस राज्य में यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया गया है। आपका मित्र नामक जो चैटबॉट है वो अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। बेसिकली आपको पता होगा कि लॉकडाउन के दौरान कॉलेज वगैरह तो कुछ खुले नहीं हैं, तो इसीलिए जो है सरकार ने ये जो चैटबॉट है इसको लॉन्च किया है। इसके द्वारा जो बच्चे हैं वो कहीं पर एडमिशन लेने के लिए इस चैटबॉट की मदद ले सकते हैं। इस चैटबॉट के जरिए उनको एडमिशन लेने में जो भी उनके जो प्रश्न हैं, जो शंकाएं हैं, वो दूर की जाएंगी। एक व्हाट्सअप नंबर 7419444449 पर मैसेज भेजकर एडमिशन और छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी छात्र हासिल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आपका मित्र नाम का जो चैटबॉट है वो हरियाणा में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25वां है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाते हैं। हिंदी में बोलेंगे विश्व आत्महत्या निरोध दिवस या विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जो भी आप बोलना चाहें। ये मनाया जाता है 10 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकना है। इस दिवस की शुरुआत 2003 में की गई थी। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। तो यहाँ पर से ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनेगा, इस चीज़ को यहाँ से ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें इसने कहा था कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। एक साल में करीब 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं और आत्महत्या की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा अधिक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक कई लोगों ने आत्महत्या कर ली होगी। अगर आप 40 सेकंड में एक व्यक्ति की आत्महत्या का जो आंकड़ा है उसको लेकर चलते हैं तो ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा सितंबर 2020 में जारी अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहेगी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि -11.8। अभी रिसेंटली इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की है जीडीपी रिलेटेड। उसमें इसने बताया है कि 2020-21 में भारत की जो जीडीपी है वो 11.8% रहेगी। इससे पहले इसने जो ये अनुमान लगाया था ये 5.3% गिरावट का मतलब जो है अनुमान लगाया था। कहा था कि -5.3% रहेगी 2020-21 में भारत की जीडीपी। तो आप कह सकते हो कि पहले के अनुमान से भी काफ़ी कम जो है यहाँ पर भारत की जीडीपी रह सकती है। जाहिर सी बात है, जब आपको पता होगा कि चालू वित्त वर्ष जो हमारा ये वाला जो वित्त वर्ष चल रहा है, इसमें मैंने आपको बताया था कि 2000 जो मतलब अप्रैल, मई और जून का जो आंकड़े सामने आए थे, वो जो पहली तिमाही होती है उसके जो आंकड़े आए थे उसमें कहा गया था कि भारत की जीडीपी है वो -23.9% पे चली गई है। ठीक है, तो उस वक्त मैंने आपको एक क्वेश्चन अलग से मैंने आपको करवाया भी है जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि ये कैसे, मतलब क्या क्या इसके रीज़न रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो शायद आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा की हुई है, क्या प्रभाव हैं, क्या कारण हैं जिसकी वजह से ये जो जीडीपी है ये माइनस में गई है इतनी ज़्यादा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में है कि सितंबर 2020 में किस राज्य में YSR कर लीजिएगा इसको,
ठीक है। YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। हालांकि योजना एक ही है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट है और दोनों में थोड़ा बहुत अंतर भी है, तो इसलिए आपको याद रखना होगा YSR संपूर्ण पोषण योजना और YSR संपूर्ण प्लस योजना। YSR संपूर्ण पोषण योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, जबकि जो YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना है इसके द्वारा जो आदिवासी क्षेत्र के जो इलाके हैं उनको कवर किए जाने का प्रावधान है। तो जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि पोषण रिलेटेड जो है ये योजना है, इसका मकसद ये है कि जो कुपोषण है उसको दूर भगाया जाए, लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाए। तो 2 योजनाएं एक ही नाम से हैं, एक को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया है, जबकि दूसरे को आदिवासी क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया। तो ये मैंने आपको बताया है और आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कि सितंबर 2020 में भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किस राज्य से किया गया। अभी रिसेंटली दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का जो शुभारंभ है उसका शुभारंभ किया गया है ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से जो है इस रेल का शुभारंभ किया गया है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, ये दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है और ये जो रेल है ये दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई। ठीक है, कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। भारत की पहली किसान रेल 7 अगस्त को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना हुई थी। और उस वक्त मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, आपको ध्यान होगा तो, महाराष्ट्र के उस वक्त तो हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ते ही थे ना, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था कि महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक जो है भारत की पहली किसान रेल चली है और दूसरी जो किसान रेल है वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से चली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष CEO हैं BK यादव। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 वाला है कि सितंबर 2020 में फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर जेड पॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि डी वाला है, यानी कि बी और सी यहाँ पर दोनों ही सही हैं। भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना, इन दोनों को ही अभी रिसेंटली फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर जेटपॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये दोनों का नाम आपको यहाँ रखना होगा, दोनों ही क्रिकेटर हैं, आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कि निम्नलिखित में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं। अभी रिसेंटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं परेश रावल, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इससे पहले जो है 2017 में ये पद खाली हो गया था और तब से जो है मतलब कोई भी NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नहीं बना था, तो परेश रावल को अब नया चेयरमैन बना दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। अभी रिसेंटली कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ये रख दिया गया है, आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, ध्यान रखिएगा इसको। श्री सिद्ध रुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मांडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन करने का फैसला किया गया था और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो ये भी अभी लेटेस्ट में नाम बदलने का फैसला किया गया है और ये एक नाम जो है हुबली रेलवे स्टेशन का बदला गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की कि सितंबर 2020 में किस राज्य ने संस्कृत भाषा में लिखित पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण की घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि उत्तराखंड। अभी रिसेंटली उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत भाषा में लिखित पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण की घोषणा की है। इसके साथ ही उत्तराखंड का जो संस्कृत एकेडमी है उसका नाम भी बदलने का फैसला किया गया है। नया नाम होगा उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। संस्कृत जो है द्वितीय राजभाषा है उत्तराखंड की, और जो भी उत्तराखंड में जो भी संस्कृत की जो पांडुलिपियाँ मिली हैं उनको संरक्षित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, कि सितंबर 2020 में सी पार्थ सारथी को किस राज्य का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। सी पार्थ सारथी अभी रिसेंटली तेलंगाना के चुनाव आयुक्त बने हैं, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से सही है। वे बीसी नेगी रेड्डी का स्थान लेंगे जो अप्रैल 2020 में रिटायर हो गए हैं। अगर हम सी पार्थ सारथी की अगर बात करते हैं तो ये 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, कि निम्नलिखित में से कौन 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, याद रखिएगा कि ये यूरोप के पहले खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने 100 इंटरनेशनल गोल किए हों, ठीक है। रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 165 मैचों में 101 इंटरनेशनल गोल किए हैं। इन्होंने यह उपलब्धि नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ हासिल की है। 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले पहले व्यक्ति अली देई हैं जो कि ईरान के फुटबॉलर हैं, और इन्होंने 149 मैचों में सबसे ज़्यादा 109 इंटरनेशनल गोल दागे हैं, ठीक है। तो दूसरे जो खिलाड़ी हैं सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल दागने वाले वो कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35वां है हमारा, कि निम्नलिखित में से किस देश में सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी सूचनाओं को रोकने के लिए आसोल चीनी नामक अभियान शुरू किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि बांग्लादेश में। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए आसोल चीनी नाम का एक अभियान शुरू किया गया है। आसोल चीनी बंगाली भाषा में होता है, इसका जो अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है रियल शुगर, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा, रियल शुगर नाम का जो अभियान है वो बांग्लादेश सरकार ने शुरू किया है ताकि सोशल मीडिया पर जो फर्जी खबरें फैल रही हैं उनको रोका जाए। इसके लिए सरकार ने darbar21.org नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ की बांग्लादेशी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 वाला है कि 10 सितंबर को किसके द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया गया है जो किसानों के लिए समग्र नस्ल सुधार और बाजार और सूचना पोर्टल है। इसके ज़रिए ये जो पोर्टल है इसके ज़रिए किसानों को जो इनके जो पशु पक्षी हैं उनकी नस्ल सुधारने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ में बाज़ार से रिलेटेड सूचनाएं भी इस पोर्टल के माध्यम से मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं मत्स्य संपदा योजना की, तो इस योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार अगले 5 सालों में वित्त वर्ष 2020, 2021 से 2024-2025 तक इस स्कीम के अंतर्गत 20,050 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत सरकार ने देश में 2024-2025 तक मछली उत्पादन को लगभग 70 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। आपको पता होगा कि जो अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस हुआ था उस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीज़ों की घोषणा की थी और अब जो है ये इनका जो शुभारंभ है वो होना शुरू हो चुका है। तो मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कर दिया गया है, ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की कि सितंबर 2020 में जारी एस 2.0 सूचकांक में टॉप परफॉर्मिंग बैंक की कैटेगरी में शीर्ष पर कौन सा बैंक है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा को इस 2.0 सूचकांक में टॉप परफॉर्मिंग बैंक की कैटेगरी में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में दूसरे स्थान पे SBI और तीसरे स्थान पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए सामान्य सुधार कार्यक्रम के तहत इस एजेंडे का उद्देश्य स्मार्ट एवं स्वस्थ बैंकिंग को संस्थागत बनाना है। मेन इसका लक्ष्य ये है कि सभी बैंकों को आधुनिक बनाया जाए
और जो ग्राहक हैं उनके अनुकूल बनाया जाए। 2018 में ये लॉन्च किया गया था। ये इंडेक्स आप बोल सकते हो, ये सूचकांक जो है इस 2.0 सूचकांक। और यहाँ पर जो ये सूचकांक है ये 6 अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत जारी किया जाता है। जो इसके जो मूल्यांकन के जो पैमाने हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। 6 अलग अलग पैमानों पर इसका मूल्यांकन होता है। ठीक है, कौन सा जो बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा है। जैसे कि अगर रिस्पॉन्सिबल बैंकों की कैटेगरी में देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा पहले स्थान पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे स्थान पे, पंजाब नेशनल बैंक तीसरे स्थान पे। तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग कैटेगरी में जो है बैंक को अलग अलग थीम के अंतर्गत रैंकिंग दी गई है। लेकिन हमको ये वाला याद रखना पड़ेगा जो ओवरऑल कैटेगरी है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। टॉप 3 बैंक हैं ये एज 2.0 इंडेक्स में। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादन किसानों के लिए सफल नामक ऋण उत्पाद योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ये वाला है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। अभी रिसेंटली भारतीय स्टेट बैंक ने जैविक कपास उत्पादक किसानों के लिए सफल नामक ऋण उत्पाद लॉन्च करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत अब तक कोई लोन नहीं लेने वाले ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूसर को आसान किस्तों पर लोन मुहैया करवाया जाएगा, आसान शर्तों पर। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो इसका मेन मकसद ये है कि जो कॉटन का व्यवसाय करते हैं या कॉटन उद्योग से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको बहुत ही कम दामों में बहुत ही आसान शर्तों के साथ जो है लोन मुहैया कराया जाए। सफल का मतलब है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की कि सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 105वां। अभी रिसेंटली ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी हुआ है। इसमें भारत को 105वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में 2019 में भारत को 79वां स्थान मिला था। तो भारत की जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। ये रैंकिंग हमें ये बताती है कि कौन से देश में कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम लोगों को उपलब्ध है। ठीक है, तो इकोनॉमिक फ्रीडम के लिहाज से देखा जाए तो हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस टॉप वाली कंट्रीज़ हैं। याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट में टोटल 162 देशों को शामिल किया गया था और उनके अधिकार क्षेत्रों में आर्थिक स्वतंत्रता कितनी है ये आंका गया था। इसी तरीके से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो जारी हुई थी इसमें भारत को 142वां स्थान मिला था। तो ये दोनों फ्रीडम से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने ये दोनों साथ में लिख दिए हैं, आप याद रख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कि निम्नलिखित में से किसे सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ अभी रिसेंटली किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ होंगी। आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं माइकल कॉर्बेट जो है वर्तमान में सिटी ग्रुप के सीईओ हैं, जो कि 2021 में रिटायर हो जाएंगे फरवरी माह में। तो उसके बाद जेन फ्रेजर जो है वो बन जाएंगी सिटी ग्रुप की सीईओ। ठीक है, सिटी ग्रुप के आपको पता है कि कई काम धंधों से जुड़ा हुआ है ये, और आप सिटी बैंक जानते होंगे इंडिया में है। ठीक है, तो जो सिटी ग्रुप है उसकी जो सीईओ बनेंगी, पहली महिला सीईओ वो होंगी जेन फ्रेजर। इसकी सिटी ग्रुप की स्थापना हुई थी 16 जून 1812 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 वाला है कि सितंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अभी रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नॉमिनेट हुए हैं, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति को इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में शांति समझौता करने के कारण इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। आपको पता होगा कि इस बार एक ऐतिहासिक घटना हुई जिसमें कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में शांति समझौता हो गया था। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इसी वजह से इनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इनको नॉर्वे की प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रिंग गजेट ने नॉमिनेट किया है। ठीक है,
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 वाला है हमारा कि सितंबर 2020 में किस राज्य ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% की रियायत देने की घोषणा की है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि गुजरात। अभी रिसेंटली गुजरात सरकार ने एक फ़ैसला किया है कि जो भी सिरेमिक उद्योग हैं उनका जो गैस बिल आएगा, ठीक है, गैस का जो बिल आएगा उसमें उनको 16% का जो है छूट मिलेगी, ठीक है, ताकि जो सिरेमिक उद्योग है उसको इस लॉकडाउन के दौरान जो भी नुकसान हुआ है उससे जो है वो रिकवर हो सके, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की कि सितंबर 2020 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों के दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को अधिकतम कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 7 लाख रुपए। अभी रिसेंटली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों के दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। पहले ये राशि 6 लाख रुपए हुआ करती थी। ये जो बीमा राशि है ये किसी भी कर्मचारी के अंतिम 12 महीनों के वेतन के आधार पर निर्धारित की जाती है और 2.5 लाख से शुरू होकर न्यूनतम मतलब 2.5 लाख रुपए है इसमें, और 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होकर ये 7 लाख रुपए तक जाएगा। तो जिसकी सैलरी जितनी होगी उसके बेस पे जो है ये इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का मतलब जो ईपीएफओ में जिसका अकाउंट है उसका अगर निधन हो जाता है तो, ठीक है, दुर्घटना या बीमारी के कारण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44वां है हमारा कि एरो इंडिया शो 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। एरो इंडिया शो 2021 का आयोजन होगा बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही है। बेंगलुरु पड़ता है आपका कर्नाटक में, तो कर्नाटक का जो वायुसेना स्टेशन है बेंगलुरु में येलहंका नाम है इसका, तो इसी वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया शो 2021 का आयोजन किया जाएगा। अभी रिसेंटली हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट लॉन्च की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार जो एरो इंडिया शो होगा, मतलब जो आने वाला एरो इंडिया शो है 2021 वाला, वो 13वां संस्करण है और इसका आयोजन 3 से 7 फरवरी तक किया जाएगा, ठीक है। एरो इंडिया जो ये शो होता है ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमान प्रदर्शनी होती है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की कि प्रतिवर्ष सितंबर माह के दूसरे शनिवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है ये हर साल मनाया जाता है सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को। इस वर्ष यह दिवस 12 सितंबर को मनाया गया है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है फर्स्ट एड सेव्स लाइफ। तो यहाँ पर से ये इंपॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है एग्जाम में दिवस ना पूछा जाए कि कब मनाया जाता है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली कि इसकी थीम क्या रखी गई थी 2020 में। तो मैंने रेड कलर का कर रखा है, आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 वाला है कि यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि आयुष्मान खुराना को। अभी रिसेंटली यूनिसेफ ने बॉलीवुड के फेमस अभिनेता आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ की तरफ से चलाए जाने वाले अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। इनको भारत के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। ये भारत में बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में काम करेंगे। ये जो अभियान है जिसके तहत बच्चों पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने का काम करता है यूनिसेफ, इसके लिए जो ग्लोबल जो मतलब फेस हैं या फिर आप ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हो या ग्लोबल सेलिब्रिटी बोल सकते हो, तो वो हैं डेविड बेकहम जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये पूरे ग्लोबल मतलब पूरे विश्व भर के लिए ये चेहरा हैं इस अभियान के लिए, जबकि जो आयुष्मान खुराना हैं वो सिर्फ भारत के लिए जो है सेलिब्रिटी एडवोकेट हैं, ठीक है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये बच्चों के लिए काम करने वाली ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की कि हाल ही में अमेरिकी वैश्विक एरोस्पेस एवं रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थ ग्रुप ग्रामीण ने अपने अगले अंतरिक्षयान सिग्नेस का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि कल्पना चावला।
अभी रिसेंटली अमेरिकी वेस्पिक एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थ ग्रुप गारमैन ने अपने अगले अंतरिक्ष यान नॉर्थरोप गारमैन NG-14 सिग्नेस का जो नाम है वो SS कल्पना चावला के नाम पर रखने का फैसला किया है। 2003 में कल्पना चावला कोलंबिया में अंतरिक्ष यान में सवार होकर जो चालक दल वापस आ रहा था 6 सदस्यों का, उसमें जो है कल्पना चावला की मौत हो गई थी। कल्पना चावला भारतीय मूल की थी, तो ये भारत से जो है पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं जो सिग्नेस नाम का जो अगला आपका अंतरिक्ष यान रहेगा नॉर्थ ग्रुप का, उसका नाम कल्पना चावला के नाम पे रखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2019-20 के लिए अपराध स्थल से चांस फिंगरप्रिंट विकसित करने में सबसे आगे रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश घटना स्थल से चांस फिंगरप्रिंट विकसित करने वाला सबसे शीर्ष का राज्य रहा है, तो याद रखिएगा 2019-2020 में। ये जानकारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि आंध्र प्रदेश ने 9,418 चांस फिंगरप्रिंट्स को विकसित किया है, और ये उन सभी राज्यों में जिनको इसमें शामिल किया गया था, मतलब भारत के अन्य सभी राज्यों की तुलना में ये सबसे ज़्यादा है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो केरल दूसरे स्थान पे है, जिसने 7,687 चांस फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा किए। बेसिकली चांस फिंगरप्रिंट्स जो है, आसान भाषा में बोलिए तो जो फिंगरप्रिंट्स जो इकट्ठा करती है पुलिस घटना स्थल से, ताकि जो भी घटना हुई है उसके जो अपराधी हैं या फिर वहाँ पर क्या हुआ है, कौन कौन मौजूद था, इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके, तो उसके लिए पुलिस फिंगरप्रिंट जो है इकट्ठा करती है, और फिंगरप्रिंट को जो है कई केमिकल के ज़रिए उस मतलब ढूंढने की कोशिश करती है। ठीक है, डेवलप करती है ताकि लोगों को पहचाना जा सके कौन घटनास्थल पे मौजूद था और किसकी मतलब देख रेख में या फिर किसने जो है इस घटना को अंजाम दिया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है और केरल दूसरे स्थान पे है। आप बस ये दो ही याद रखिएगा। ठीक है, मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी और काफ़ी डिटेल में इसके बारे में मैंने काफ़ी न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया था। तो आप ये दो चीज़ें याद रखिएगा, बस ये दोनों ही आपसे आएगा, तीसरा चौथा नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर तीसरा चौथा पूछा गया तो आ जाना कमेंट में गाली देने के लिए, लेकिन फ़िलहाल में आपसे बस यही पूछा जाएगा। ठीक है, इतना तो मुझे पूरा यकीन है। आप दो चीज़ें याद रखिएगा बस फ़िलहाल में आपसे। क्वेश्चन नंबर 49 वाला है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत की तर्ज पर एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। सो अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो बेसिकली उपराज्यपाल हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है ये, तो यहाँ पर आयुष्मान भारत की तर्ज पर ही एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना में 123 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना के तहत 31 लाख व्यक्ति जो हैं आपके जम्मू कश्मीर के, वो लाभान्वित हैं। ठीक है, 5.95 लाख परिवार जो है इस आयुष्मान भारत योजना के ज़रिए लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कई लोग हैं जिनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कुछ का टर्म एंड कंडीशन है जो उनको फॉलो करता है, उसी को जो है इस योजना का लाभ मिलता है। तो इसी वजह से जो है जम्मू कश्मीर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, और इसमें 15 लाख अतिरिक्त परिवारों को जो है कवर प्रदान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 वाला है कि सितंबर 2020 में डाक विभाग के द्वारा देश भर के ग्रामीण इलाकों में अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 5 स्टार विलेज। अभी रिसेंटली भारतीय डाक ने एक नई योजना शुरू की है। योजना का नाम है 5 स्टार विलेज योजना। इसके ज़रिए जो दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर डाक विभाग की जो नई नई योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा, और इसके अलावा डाक विभाग की जो सेवाएं हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, 5 स्टार विलेज योजना इसका नाम है, तो इसी से यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके लिए लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने आप लोगों से बोला था कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपसे पूछा था कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है, और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। अब बात करते हैं आपके लिए एक प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगले हफ्ते मैं आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताऊंगा। साथ में आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन आपके लिए है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस
शिक्षक पुरस्कार हेतु चुनी जाने वाली एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की पहली शिक्षिका कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो में तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जब हम लास्ट में पूरे महीने का करंट अफेयर एक साथ डिस्कस करेंगे तो जितने भी डाउट आपके होंगे वो मैं सब क्लियर करते हुए चलूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।